में हम लोगों के माध्यम से चलाया जा रहा है। 25 मई 2022 को हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भारत बंद किया था। 29 नवंबर 2022 को फिर से हम लोगों ने भारत बंद किया था और अभी ये यात्रा हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में आजादी के 75 साल से ज्यादा हो रहे हैं और 75 साल की आजादी पूरी होने के बाद एक तरफ हम लोग आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओबीसी जो 52% है देश में, उसको इस बात के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है, इस बात के लिए यात्रा चलाना पड़ रहा है, इस बात के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की भी गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर ओबीसी समाज की गिनती नहीं होती है। इस बात के लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आजादी के 75 साल, क्या आजादी की लड़ाई में जो हमारे पूर्वज शहीद हुए, क्या उन्होंने ऐसा सोचा रहा होगा, क्या उन्होंने ऐसी कल्पना की रही होगी कि आजादी के 75 साल बाद भी उनके समाज को न्याय नहीं मिलेगा और उनके बच्चों को इस बात के लिए यात्रा करना पड़ेगा कि आजाद भारत में हमारी गिनती करो, इस बात के लिए यात्रा करना पड़ेगा। ऐसा आजादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीदों ने सोचा भी नहीं रहा है। 52% ओबीसी को अधिकार वंचित करना ये केवल ओबीसी के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि देश की स्वतंत्रता में जो महापुरुष शहीद हुए उन शहीदों का अपमान भी सरकार कर रही है। इसलिए इस बात को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब देश में ओबीसी के लोगों को अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसके बारे में ओबीसी को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी मराठा समाज के और देश के प्रधानमंत्री भी अपने को ओबीसी कहते हैं, वो भी ओबीसी समाज के, मगर इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा दुख का विषय है, बहुत ज्यादा कष्ट का विषय है कि देश का पंत प्रधान, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी होने के बावजूद भी देश में ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है और प्रधानमंत्री चुप है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी हूं इसलिए हमारा अपमान होता। तो ओबीसी के लोगों ने सोचा कि एक ओबीसी व्यक्ति को अगर देश का प्रधानमंत्री बना दे तो ओबीसी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी जी एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बने। 8 साल का कार्यकाल हो गया। 8 साल के कार्यकाल में ओबीसी के लिए एक भी फैसला नहीं किया, बल्कि ओबीसी के विरोध में कई फैसले लिए। ओबीसी के विरोध में क्या फैसला लिया? 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोक दिया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी और बजट में ओबीसी के विकास के लिए कोई प्राविधान नहीं किया। और जब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, कहा ओबीसी की गिनती कर लो या 2011 के आंकड़े दे दो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। सवाल यह है कि एक प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज के हैं, उनको ओबीसी के हित में फैसले करने से कौन रोक रहा है? वो रोकने वाले आरएसएस के ब्राह्मण हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को ये कहा कि तुमको जितना भाषण करना है करो, देश में करना है भाषण करो, विदेश जाकर भाषण करना है उसकी भी व्यवस्था है, विदेश में जाकर भाषण करो, और इसके बावजूद भी तुम्हारे पास समय बचता है तो गंगा में जाके आरती करो,
एक पैर पर खड़े होकर करना है तो करो, 2 पैर पे खड़े होकर 2 घंटे 4 घंटे आरती करना है तो करो। और इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे पास समय बचता है तो रेडियो पर मन की बात करो। तुम्हारे मन की बात में अभी पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद देश में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, सारी समस्याएं बढ़ गई। इसलिए तुम्हारे मन की बात में अभी पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल देते हैं कि बच्चों को तुम्हारे मन की बात सुनाई जाए। तो अभी सारे स्कूलों में बच्चों को मन की बात सुनाई जा रही है, क्योंकि पब्लिक अब मोदी जी के मन की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है। अब परीक्षा दिया कि नहीं दिया, परीक्षा की बात भी सुना तो बच्चों को सुनाने का काम कर रहे हैं। तो ओबीसी होकर ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये कुल्हाड़ी नरेंद्र मोदी के माध्यम से आरएसएस के ब्राह्मण चला रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि देश की सत्ता पर उनका कब्जा है, देश की व्यवस्था पर उनका कब्जा है। 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की सर्विसेज में ब्राह्मणों का कब्जा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। उनको लगता है ये कब्जा ओबीसी का समर्थन लेकर के ही हुआ है। ओबीसी की अगर अलग गिनती हो गई और ओबीसी के आंकड़े आ गए कि ओबीसी 60 से 65% देश में है, तो ओबीसी कहेगा हम 60%, तुम 3.5%। तो ये 60% वाला 3.5% वाले के पीछे अब नहीं चलेगा। जब देश में मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, मंडल कमीशन की लड़ाई में देश में बहुत सारे ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए, कई ओबीसी मुख्यमंत्री बने मंडल कमीशन की लड़ाई की वजह से। ये जाति जनगणना की लड़ाई मंडल कमीशन से कई गुना बड़ी लड़ाई है। ये देश में ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाने वाली लड़ाई है। इस बात को आरएसएस के ब्राह्मण समझते हैं, इसलिए वो गिनती करने के लिए तैयार हैं। मगर हमारी आबादी 52% है, मतलब आधे से 2% ज्यादा है। लोकतंत्र में गोली नहीं चलती है, बोली चलती है। अगर हम 52% लोग अपनी आवाज उठाना शुरू कर दें, अपने आमदार से, अपने खासदार से, अपने नेताओं से अगर ये सवाल करना शुरू कर दे, ये पूछना शुरू कर दे, जानवरों की गिनती करा रहे हो, हमारी क्यों नहीं करा? इतने ओबीसी के आमदार हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा चल नहीं सकती अगर वो आवाज उठाए। मजबूत नेता है, शरद पवार बहुत बड़े नेता है, ऐसे बहुत मजबूत नेता है। पवार साहब जैसे नेता अगर महाराष्ट्र में है, जिस दिन तय कर ले उस दिन विधानसभा बंद हो जाएगी, चल नहीं सकती है। इतने मजबूत नेता। और दिल्ली की लोकसभा भी अगर ओबीसी के नेता तय कर ले तो चल नहीं सकती है। इसलिए मैं तो ना आमदार हूं ना खासदार हूं, तो इसलिए सड़क पर अपने लोगों को जगाने का काम कर। लेकिन जो आमदार है, जो खासदार है, जो पार्टी के प्रमुख है, उनको भी चाहिए कि वो विधानसभा और लोकसभा को बंद करने का काम करें, क्योंकि ये 52% ओबीसी के हित का मामला है। अभी कुछ दिन पहले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ महाराष्ट्र में, यूपी में भी खत्म हुआ। 9 जनवरी को हमने यूपी बंद किया। सरकार ने कहा ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होगा। क्यों खत्म होता? एससी का क्यों नहीं खत्म होता? एसटी का क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि एससी एसटी की हर 10 साल में गिनती होती है। आंकड़े हैं सरकार के पास, डाटा है एससी एसटी का, नहीं खत्म होता। ओबीसी का डाटा नहीं है, इसलिए आरक्षण खत्म होता है। इसलिए 52 को 52 नहीं मिलता है, इसलिए प्रमोशन में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है। ओबीसी को शेड्यूल कास्ट को जो सुविधाएं मिलती हैं, शेड्यूल ट्राइब को जो सुविधाएं मिलती है, वो ओबीसी को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ओबीसी के आंकड़े अवेलेबल नहीं है। वो आंकड़े जनगणना से आएंगे, इसलिए जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, इस बात को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं।
इसके साथ ही साथ 52% ओबीसी है तो 52% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए। 52% को 27 दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आप कहते हो 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहां से आ गया? 50% से ज्यादा कैसे हो गया? अगर ईडब्ल्यूएस 50% से ज्यादा हो गया तो अब 52 को 52 देने में क्या परेशानी है, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, ये लागू होना चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? किसानों की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए एमएसपी गारंटी कानून किसानों को लागू होना चाहिए। इस बात को लेकर भी हम लोग परिवर्तन यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो कहा देश नहीं बिकने, अभी कसम खा लिया है देश नहीं बचने दूंगा। एक एक चीज अदानी और अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, चर्चा निजीकरण की हो रही है, खत्म एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण हो रहा है, इसलिए निजीकरण बंद होना चाहिए और ओबीसी एससी एसटी को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात को लेकर भी हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चला। देश की जो सरकार है वो इस देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ में काम कर रही है, इसके बावजूद उसको डर नहीं लग रहा है कि ये लोग हमको चुनाव हरा देंगे। क्यों नहीं डर लग रहा है? क्योंकि वो सोचती है कि नाराज हो जाएगी जनता तो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, चुनाव में हमें वोट नहीं देगी तो हम मशीन से तुम्हारा वोट ले लें। बीजेपी वालों को क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, हमको वोट नहीं दोगे, नाराज हो जाओगे तो हम मशीन से तुम्हारा वोट ले लेंगे। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव ईवीएम से नहीं हो सकता। इसलिए पेपर ट्रेल लगाया कि कागज का पर्ची बाहर आए, मगर उसकी रिकाउंटिंग ही नहीं होती तो छोटी चोरी कैसे पकड़ी जाए? जो कागज की पर्ची निकल रही पेपर ट्रेल से, अगर उसकी रिकाउंटिंग हो तो चोरी पकड़ी जा सकती है। तो इसलिए या तो कागज की पर्चियों की रिकाउंटिंग हो या तो ईवीएम हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस बात को लेकर भी हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं देश में जिनको लेकर हम लोग लोगों को जागृत करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और आने वाले समय पर इन मुद्दों पर बहुत बड़ा आंदोलन घोषित किया जाए। आप लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया, समर्थन किया, इसके लिए आपको पुनः आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं और ये भी अनुरोध करते हैं कि आगे जब कोई आंदोलन इन मुद्दों को लेकर घोषित किया जाएगा तो आप लोग उसका समर्थन करेंगे और बहुत बड़ी ताकत के साथ में उस आंदोलन को कामयाब करने का काम करेंगे। इतना इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।